अकबर बीरबल बिनो और उसे खूब जोतवाकर उसमें उत्तम प्रकार की खाद डलवा दी। पंक्ति से आवपाशी कराकर उसको भलीभांति सिंचवा कर खेत को दुरुस्त करवा लिया। जब बीज बोने के काबिल खेत तैयार हुआ तब बीरबल ने एक दूत द्वारा बादशाह के पास खबर भेजी, पृथ्वीनाथ, आपका खेत तैयार हो गया है, अब आप सभासदों के सहित पधार कर खेत का मुलाहिजा फरमावें। बीरबल उस मोती के बीज को लेकर सभा के सन्मुख आया और उसे बादशाह को दिखाकर बोला, हुजूर, इस बीज को बोने वाला खूब पाक साफ मनुष्य होना चाहिए, जिससे दुर्गंधी आती होगी उसके बोने से बीज से हरगिज मोतो नहीं उगेगी। इसलिए जिसके शरीर से कभी वायु न सरती हो वह इसको बोए। आपके दरबार में तो ऐसों की कमी भी नहीं है। किसी एक को आज्ञा दीजिए कि जो इस काम को प्रसन्नतापूर्वक करे। बादशाह ने एक एक कर अपने सभी उपस्थित सभासदों से, परंतु कोई बीज बोने के लिए हामी न हुआ। लगभग हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे पर सबों ने नहीं कर दिया। कारण कि यदि कोई यह कहकर कि मुझे हवा नहीं सरती, मोती बोने का साहस करता और कहीं बाद में मोती न उगती तो उसकी गर्दन मारी जाती। तब बादशाह ने बीरबल को बीज बोने के लिए कहा। बीरबल प्रक्रिया, यह तो मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि मुझको वायु सरती है। आपके सामने बहुतेरे अकबर बीरबल बिनो। यह मोती का बीज एक बाहरी व्यापारी लेकर आया था जिससे मैंने बड़ी कठिनता से प्राप्त किया है। इसमें एक खास खसूसियत यह है कि यदि कोई पाक साफ आदमी इसको अच्छी जमीन में बोएगा तो इसी के समान और बहुत सी मोतियां पैदा होंगी। मैंने देखा कि यह काम सिवा आपके दूसरा कोई न कर सकेगा, अतएव आपकी सेवा में लेकर उपस्थित हुआ हूँ। कृपया इसको किसी अच्छी जमीन पर बो दीजिए, आपको आगे चलकर इससे बड़ा लाभ होगा। बादशाह उसकी बात मानकर तुरंत आज्ञा दिया, बीरबल, इसके योग्य जमीन ढूंढकर सूचना दो। परवाने में यह भी लिखा था कि जिस जमीन को बीरबल इस कार्य के लिए पसंद करेगा वह चाहे बड़ी आलीशान मकानों से ही क्यों न सुशोभित की गई हो, तुरंत साफ करा दी जाएगी। बीरबल की खूब बन आई, उसने अपने पुराने वैरियों के मकानातों को आर्डर देकर तोड़वा दिया। कितने लोगों ने तो बीरबल के आतंक से बचने के लिए बड़ी बड़ी रकों की घूसें दीं। पहले वह नाक भौं सिकोड़ कर लोगों को टरकाता, परंतु जब न मानते और बहुत मिशनत करते तो किसी से कम और किसी से बेस लेकर उनका मकान छोड़ देता। जब बीरबल का खासी रकम मिल गई तो बड़े बड़े महलों को गिरवाना बंद कर दिया। बाद को गरीबों की झोपड़ियों का चौगुनी कीमत देकर कुछ झोपड़ियां गिरवा कर एक खासी चौरस जमीन बना ली। 26 बीच में ही काट कर बोली, बीरबल, तुमको मैं भली भांति जानती हूँ। मेरा दृढ़ विश्वास है कि चाहे बादशाह तुमसे भले ही नाखुश हो, परंतु उनको मना लेना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। बेगम की इस युक्तिसंगत बात को सुनकर बीरबल खुश होकर उसके कार्यसाधन के निमित्त 10,000 रुपये की मांग पेश की। उसे तत्क्षण 10,000 की खैली समर्पण की गई। बीरबल घर पहुंचकर एक सुनार को बिलवाया, वह अपने काम का बड़ा पक्का था। बीरबल उसको रुपये की एक छैली देकर बोला, सेठ जी, मुझे मोती मंडित सुवर्ण का एक जव की बाली दरकार है, इसलिए आप उत्तम 2 मोतियों को बाजार से संग्रह कर उन्हें सोने में इस प्रकार जरो कि देखने में हूबहू जव की बाली ही जान पड़े। सुनार कुछ कालोपरांत एक उत्कृष्ट बाली बना लाया। बीरबल उसे देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसे कुछ द्रव्य इनाम में देकर विदा किया। आप उस बाली को लेकर बादशाह के महल की तरफ चला। दरबार में पहुंचते आधा दिन ढल गया। पहरेदारों से अपने आने का संदेशा बादशाह के पास यह भेजा कि, पृथ्वीनाथ, मैं एक बड़े आवश्यक कार्यवश आपसे मिलने आया हूँ, यदि आज्ञा हो तो अंदर आओ। बादशाह ने आशना देकर बीरबल को दरबार में बुलवा लिया। बीरबल बादशाह के पास पहुंचकर नियम अनुसार सलाम कर बगल में बैठ गया और मोती उसके हाथ में देकर बोला, सरकारी काम से बाहर गया था, इसलिए जब कई दिन पश्चात वह लौटा तो बादशाह ने वही प्रश्न बीरबल से भी किया। भला बीरबल कब चूकने वाला था? वह झट बोला, पृथ्वीनाथ, जिस तरह से अन्य लोगों को अधोवायु होती है उसी तरह मुझे भी होती है। बीरबल के इस उत्तर से बादशाह बहुत नाराज हुआ और उससे बोला, वाह, मुँह बच्चे रहे। इस सभा में ऐसा एक भी आदमी नहीं है जिसे अधोवायु सरती हो, फिर तुम्हें कैसे सरने लगी?
जब यही बात है तो तुम दरबार से बाहर चले जावी और जब तक मैं तुम्हें आने की आशा न दूं कदापि न आना। बीरबल हाजिर जवाब था, उसे उत्तर प्रत्युत्तर करने में हिचकिचाहट नहीं होती थी, परंतु मौका देखकर काम करना बुद्धिमानों का काम है। बादशाह को अपने ऊपर बहुत नाराज देख वहां से वह तत्काल बाहर चला गया। बेगम को नजरबंद हुए जब बहुत दिन हो गए तो एक दिन वह अपने नजरबंदी के कष्टों से ऊब कर बीरबल को बिलवाया और उससे आजिजी कर बोली, बीरबल, आपकी मदद के बिना मेरा उद्धार नहीं हो सकता, कोई तरकीब निकाल कर मुझे इस निविड़ कैद से मुक्त करो, मेरा जीवन असंभव हो रहा है। बीरबल ने कहा, दूसरे की वकालत वही कर सकता है जो निर्दोष हो, मैं तो खुद हो तुम्हारे दोष में शामिल हूँ, तुम्हारी मदद कैसे कर सकता है। बेगम बीरबल को भलीभांति जानती थी, अतएव उसकी बात 3 अकबर बीरबल बिनो और उसे खूब जोतवाकर उसमें उत्तम प्रकार की खाद डलवा दी। पंक्ति से आवपाशी कराकर उसको भलीभांति सिंचवा कर खेत को दुरुस्त करवा लिया। जब बीज बोने के काबिल खेत तैयार हुआ तब बीरबल ने एक दूत द्वारा बादशाह के पास खबर भेजी, पृथ्वीनाथ, आपका खेत तैयार हो गया है, अब आप सभासदों के सहित पधार कर खेत का मुलाहिजा फरमावें। बीरबल उस मोती के बीज को लेकर सभा के सन्मुख आया और उसे बादशाह को दिखाकर बोला, हुजूर, इस बीज को बोने वाला खूब पाक साफ मनुष्य होना चाहिए, जिससे दुर्गंधी आती होगी, उसके बोने से बीज से हरगिज मों तो नहीं उगेगी, इसलिए जिसके शरीर से कभी वायु न सरती हो वह इसको बोए। आपके दरबार में तो ऐसों की कमी भी नहीं है, किसी एक को आज्ञा दीजिए कि जो इस काम को प्रसन्नतापूर्वक करे। बादशाह ने एक एक कर अपने सभी उपस्थित सभासदों से पूछा, परंतु कोई बीज बोने के लिए हामी न हुआ। लगभग हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे पर सबों ने नहीं कर दिया, कारण कि यदि कोई यह कहकर कि मुझे हवा नहीं सरती, मोती बोने का साहस करता और कहीं बाद में मोती न उगती तो उसकी गर्दन मारी जाती। तब बादशाह ने बीरबल को बीज बोने के लिए कहा। बीरबल प्रक्रिया, यह तो मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि मुझको वायु सरती है। आपके सामने बहुतेरे अकबर बीरबल बिनो, यह मोती का बीज एक बाहरी व्यापारी लेकर आया था जिससे मैंने बड़ी कठिनता से प्राप्त किया है। इसमें एक खास खसूसियत यह है कि यदि कोई पाक साफ आदमी इसको अच्छी जमीन में बोएगा तो इसी के समान और बहुत सी मोतियां पैदा होंगी। मैंने देखा कि यह काम सिवा आपके दूसरा कोई न कर सकेगा, अतएव आपकी सेवा में लेकर उपस्थित हुआ हूँ। कृपया इसको किसी अच्छी जमीन पर बो दीजिए, आपको आगे चलकर इससे बड़ा लाभ होगा। बादशाह उसकी बात मानकर तुरंत आज्ञा दिया, बीरबल, इसके योग्य जमीन ढूंढकर सूचना दो। परवाने में यह भी लिखा था कि जिस जमीन को बीरबल इस कार्य के लिए पसंद करेगा वह चाहे बड़ी का। की इस युक्तिसंगत बात को सुनकर बीरबल खुश होकर उसके कार्यसाधन के निमित्त 10,000 रुपये की मांग पेश की। उसे तत्क्षण 10,000 की खैली समर्पण की गई। बीरबल घर पहुंचकर एक सुनार को बिलवाया, वह अपने काम का बड़ा पक्का था। बीरबल उसको रुपए की एक छैली देकर बोला, सेठ जी, मुझे मोती मंडित सुवर्ण का एक जव की बाली दरकार है, इसलिए आप उत्तम 2 मोतियों को बाजार से संग्रह कर उन्हें सोने में इस प्रकार जरो कि देखने में हूबहू जव की बाली ही जान पड़े। सुनार कुछ कालोपरांत एक उत्कृष्ट बाली बना लाया। बीरबल उसे देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसे कुछ द्रव्य इनाम में देकर विदा किया। आप उस बाली को लेकर बादशाह के महल की तरफ चला। दरबार में पहुंचते आधा दिन ढल गया। पहरेदारों से अपने आने का संदेशा बादशाह के पास यह भेजा कि पृथ्वीनाथ, मैं एक बड़े आवश्यक कार्यवश आपसे मिलने आया हूँ, यदि आज्ञा हो तो अंदर आओ। बादशाह ने आशना देकर बीरबल को दरबार में बुलवा लिया। बीरबल बादशाह के पास पहुंचकर नियम अनुसार सलाम कर बगल में बैठ गया और मोती उसके हाथ में देकर बोला, अकबर बीरबल बिनो 28 सरकारी काम से बाहर गया था, इसलिए जब कई दिन पश्चात वह लौटा तो बादशाह ने वही प्रश्न बीरबल से भी किया। भला बीरबल कब चूकने वाला था? वह झट बोला, पृथ्वीनाथ, जिस तरह से अन्य लोगों को अधोवायु होती है उसी तरह मुझे भी होती है। बीरबल के इस उत्तर से बादशाह बहुत नाराज हुआ और उससे बोला, वाह, खूब अच्छे रहे।
इस सभा में ऐसा एक भी आदमी नहीं है जिसे अधोवायु सरती हो, फिर तुम्हें कैसे सरने लगी? जब यही बात है तो तुम दरबार से बाहर चले जावी और जब तक मैं तुम्हें आने की आशा न दूं कदापि न आना। बीरबल हाजिर जवाब था, उसे उत्तर प्रत्युत्तर करने में हिचकिचाहट नहीं होती थी, परंतु मौका देखकर काम करना बुद्धिमानों का काम है। बादशाह को अपने ऊपर बहुत नाराज देख वहां से वह तत्काल बाहर चला गया। बेगम को नजरबंद हुए जब बहुत दिन हो गए तो एक दिन वह अपने नजरबंदी के कष्टों से ऊब कर बीरबल को बिलवाया और उससे आजिजी कर बोली, बीरबल, आपकी मदद के बिना मेरा उद्धार नहीं हो सकता, कोई तरकीब निकाल कर मुझे इस निविड़ कैद से मुक्त करो, मेरा जीवन असंभव हो रहा है। बीरबल ने कहा, दूसरे की वकालत वही कर सकता है जो निर्दोष हो, मैं तो खुद हो तुम्हारे दोष में शामिल हूँ, तुम्हारी मदद कैसे कर सकता है? बेगम बीरबल को भलीभांति जानती थी, अतएव उसकी बात अकबर बीरबल विनोद बीच में ही काट कर बोली, बीरबल, तुमको मैं भलीभांति जानती हूँ, मेरा दृढ़ विश्वास है कि चाहे बादशाह तुमसे भले ही नाखुश हो, परंतु उनको मना लेना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। बेगम की इस युक्तिसंगत बात को सुनकर बीरबल खुश होकर उसके कार्यसाधन के निमित्त 10,000 रुपये की मांग पेश की। उसे तत्क्षण 10,000 की खैली समर्पण की गई। बीरबल घर पहुंचकर एक सुनार को बिलवाया, वह अपने काम का बड़ा पक्का था। बीरबल उसको रुपए की एक छैली देकर बोला, सेठ जी, मुझे मोती मंडित सुवर्ण का एक जब की बाली दरकार है, इसलिए आप उत्तम 2 मोतियों को बाजार से संग्रह कर उन्हें सोने में इस प्रकार जरो कि देखने में हूबहू जव की बाली ही जान पड़े। सुनार कुछ कालोपरांत एक उत्कृष्ट बाली बना लाया। बीरबल उसे देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसे कुछ द्रव्य इनाम में देकर विदा किया। आप उस बाली को लेकर सत्तायु अकबर बीरबल विनोद रात की माफी मांगी और उसको आदरपूर्वक अपने मकान पर ले गया। उसने अपना सारा धन शेरली के हवाले कर दिया। शेरली बहुत बड़ा व्यापारी था, उसका सारा कारोबार ईमान पर चलता था। उसने विचार किया, व्यापार से मेरे धन के अतिरिक्त जो कुछ नसीबा ने अधिक उपार्जन किया है वह उसके परिश्रम का है। उसने अपना असली धन लेकर शेष बचा धन नसीबा के हवाले किया और खुशी खुशी अपने ईरान शहर को लौट गया। मोती की खेती। एक दिन की घटना है कि बादशाह और बेगम दोनों भोजनोपरांत वाग में भूला भूलते हुए सानंद गपशप लड़ा रहे थे। अचानक बेगम की ऊर्ध्ववायु खुली, जिससे बादशाह बहुत चिढ़ गया और बेगम को तुरंत महल से बाहर निकल जाने की आज्ञा दी। बेगम शहर से बाहर एक बाग में कैदी की सूरत में नजरबंद कर दी गई। बादशाह को वही धुन सवार थी। दूसरे दिन जब सवेरे दरबार लगा तो बादशाह ने सभासदों से पूछा, क्या कभी तुम लोगों को भी अधोवायु निकलती है? अधोवायु निकलने के कारण बेगम का दंडित होना सब पर विदित। इस कारण एक स्वर से सबों ने इनकार कर दिया और उस दिन का दरबार समाप्त हुआ। जिस दिन की यह बात थी उस दिन बीरबल किसी अकबर बीरबल बिनो बनेगी, अतएव कृपा कर मुझे प्राणदंड की आज्ञा दीजिए। बादशाह ने शेरली से पूछा, शेरली, अब तुम इस आदमी को क्या करना चाहते हो? शेरली बोला, गरीब परवर, अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरी बात रह गई, अब आपके जी में जो आवे सो कीजिए। शेर अली के ऐसे संतोषप्रद वाक्यों से बादशाह को बड़ी प्रसन्नता हुई, परंतु उसने अपना राज किसी पर जाहिर न किया। विचारा अपराधी नसीबा जीवन की आश त्याग कर एक तरफ खड़ा था। बादशाह उसकी तरफ लक्ष्य कर बोला, नसोबा, तुम्हारा अपराध प्राणदंड पाने के योग्य है, परंतु तूने मेरे साथ उपकार किया है और मैंने अभी तक तुझे उसका कुछ बदला नहीं चुकाया है, अतएव तुझे जीवन दान देता हूँ और पुरस्कार में तुझे दरबार का एक काम सौंपता हूँ। अब तुम उसी काम के सहारे से अपना जीवन निर्वाह करो। नसीबा खुशी के मारे फूला न समाया और बड़ी प्रसन्नता से उस पद को स्वीकार किया। बादशाह ने मन में विचार किया कि इस न्याय में बीरबल ने कमाल किया है, इस कारण उसको भी उचित पुरस्कार देना परमोचित है। बादशाह ने 3 पोशाक मंगवाई। उसमें पहली कुछ आभूषणों के साथ असली शेरली को और दूसरी बीरबल को तथा तीसरी नसीबा नामी गुलाम को देकर विदा किया। नसीबा शेरली के चरणों पर गिरकर अपने अब तब उसने एक नई सुई निकाली।
बीरबल उन दोनों सौदागरों को एक जगह खड़ा कराकर एक जल्लाद को नंगी तलवार लिए हुए बुलवाया। जब वह आकर हाजिर हुआ तो बीरबल उससे बोला, क्या देखता है, गुलाम को अभी मार डाल। बीरबल के मुख से इतना शब्द निकलते ही जल्लाद तलवार लेकर झपटा। उसका झपटना था कि नगर व्यापारी यानी नकली शेरली अलग हट गया। बीरबल उसकी ऐसी हरकत देखकर तुरंत ताड़ गया कि असल में यही गुलाम है। उसने उसकी कलाई पकड़ ली। नकली शेरली ने भी अपना गुलाम होना स्वीकार कर लिया और वह तुरंत कैद कर लिया गया। अनंतर दरबारियों के पूछने पर उसने कहा, असल में मैं ही अपने इस ईरानी मालिक असली शेरली का गुलाम था। मेरी आदत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। मैं हमेशा इसे हटाने को ताक में था। जब मेरा मालिक मुझे दुकान पर अकेला छोड़कर बाहर चला गया तो मेरी नीयत बिगड़ी और उसका बहुत सा माल लेकर वहां से भाग निकला। घूमते फिरते यहाँ पहुंचा और उस चोरी के रुपयों से व्यापार करने लगा। चूंकि इस काम को मैंने अपने मालिक के यहाँ ही सीख लिया था, इस कारण व्यापार चलाने में मुझे कोई दिक्कत न पड़ी और मेरा काम धड़ल्ले से चलने लगा। अब मैं असली शेरली के नाम से विख्यात हो गया हूँ। इतने दिनों के परिश्रम से जो मैंने भारत वर्ष में अपना नाम प्रख्यात किया था सो आज देव के प्रकोप से मिट्टी में मिल गया। अब मुझसे गुलामी करते नहीं। अकबर बीरबल विनोद 24 है तो उसे सामने लाबो। सरदार की साक्षी से तो नगर व्यापारी का शेरली होना साबित होता है। ईरान का व्यापारी बोरा गरीबरा। मैं इस स्थान में पहले पहल आया हूँ। यहाँ की भाषा तक नहीं समझता और न यहाँ पर मेरा कोई परिचित ही है। अभी मेरा सामान भी बाहर ही पड़ा हुआ है। उसको यहाँ लाने में अभी कई दिन व्यतीत हो जाएंगे। फिर मैं किसकी साक्षी हूँ? हाँ, इतना जरूर है कि मैं दूर देशों से सुनता आ रहा हूँ कि आपके दरबार में बड़ा सच्चा न्याय होता है, इसलिए कृपया हमारा उचित न्याय करा दीजिए। दोनों फरीकैनों की बातें सुनकर एक सभासद ने बादशाह से अर्ज किया, पृथ्वीनाथ, यह मामला बड़ा ही बेरंगा दिख पड़ता है। इसका फैसला कवि गंग से कराया जाए। वे ऐसे मामलातों को महज खिलवाड़ मात्र समझा करते हैं। विचारा कवि गंग बड़ा घबराया और झट बोल उठा, हजूर, बीरबल के रहते इसका न्याय करने की दूसरे की आवश्यकता नहीं है, अतएव इसका न्याय बीरबल से ही कराया जाए। वे इससे कभी इनकार नहीं कर सकते। बादशाह तो पहले ही से समझ रहा था। उसने बीरबल को आज्ञा दी, इस मामले को अच्छी तरह जांचकर न्याय करो। बीरबल ने भी सहर्ष स्वीकार किया। बीरबल की कार्रवाई शुरू हुई। वह दोनों व्यापारियों को पास बुलाकर उनसे बहुत प्रकार की पूछताछ की, परंतु फिर भी कुछ मतलब की बात हासिल न हुई। अकबर बीरबल विनो 25। तब उसने एक नई सुई निकाली। बीरबल उन दोनों सौदागरों को एक जगह खड़ा कराकर एक जल्लाद को नंगी तलवार लिए हुए बुलवाया। जब वह आकर हाजिर हुआ तो बीरबल उससे बोला, क्या देखता है, गुलाम को अभी मार डाल। बीरबल के मुख से इतना शब्द निकलते ही जल्लाद तलवार लेकर झपटा। उसका झपटना था कि नगर व्यापारी यानी नकली शेरली अलग हट गया। बीरबल उसकी ऐसी हरकत देखकर तुरंत ताड़ गया कि असल में यही गुलाम है। उसने उसकी कलाई पकड़ ली। नकली शेरली ने भी अपना गुलाम होना स्वीकार कर लिया और वह तुरंत कैद कर लिया गया। अनंतर दरबारियों के पूछने पर उसने कहा, असल में मैं ही अपने इस ईरानी मालिक असली शेरली का गुलाम था। मेरी आदत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। मैं हमेशा इसे हटाने को ताक में था। जब मेरा मालिक मुझे दुकान पर अकेला छोड़कर बाहर चल चौगुनी कीमत देकर कुछ छोपड़ियाँ गिरवा कर एक खासी चौरस जमीन बना ला। अकबर बीरबल बिनो 31 और उसे खूब जोतवकर उसमें उत्तम प्रकार की खाद डलवा दी। पंक्ति से आवपाशी कराकर उसको भलीभांति सिंचवा कर खेत को दुरुस्त करवा लिया। जब बीज बोने के काबिल खेत तैयार हुआ तब बीरबल ने एक दूत द्वारा बादशाह के पास खबर भेजी, पृथ्वीनाथ, आपका खेत तैयार हो गया है। अब आप सभासदों के सहित पधार कर खेत का मुलाहिजा फरमावें। बीरबल उस मोती के बीज को लेकर सभा के सन्मुख आया और उसे बादशाह को दिखाकर बोला, हुजूर, इस बीज को बोने वाला खूब पाक साफ मनुष्य होना चाहिए। जिससे दुर्गंधी आती होगी उसके बोने से बीज से हरगिज मोती नहीं उगेगी। इसलिए जिसके शरीर से कभी वायु न सरती हो वह इसको बोए। आपके दरबार में तो ऐसों की कमी भी नहीं है।
किसी एक को आज्ञा दीजिए कि जो 26 बीच में ही काट कर बोली, बीरबल, तुमको मैं भली भांति जानती हूँ, मेरा दृढ़ विश्वास है कि चाहे बादशाह तुमसे भले ही नाखुश हो, परंतु उनको मना लेना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। वेगम अकबर बीरबल विन उसके 7वें हिस्से के बराबर मेरी स्त्री के हाथ में चूड़ियाँ है। यदि आपको विश्वास न हो तो उन्हें गिनकर अपनी शंका समाधान का अधिकतर प्रिय क्या है। एक दिन बादशाह अपने दरबार में बैठा था और 2 वर्षीय शाहजादा सलीम उसकी गोद में सानंद खेल रहा था। उसकी बालचपलता देखकर बादशाह आनंदमग्न हो गया और आनन फानन उसके मन में यह प्रश्न उपस्थित हुआ, जीवधारी को अधिकतर प्रिय क्या है। बादशाह को चुप देखकर सलीम उसका ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट करने के अभिप्राय से तुतला कर कुछ बोला। उसकी तोतरी बातों ने बादशाह के आनंद को और भी बढ़ा दिया। आनंदवश वह अपने मनोगत भारियों को दबा न सका और तत्क्षण समस्त दरबारियों की तरफ लक्ष्य करके पूछा, इस पृथ्वी पर के प्राणियों को अधिकतर प्रिय क्या है। दरबारी सोच में पड़ गए, कोई कुछ कहता तो कोई कुछ। अंत में आपस में गोष्ठी करने लगे, परंतु फिर भी किसी सिद्धांत पर अटल नहीं हुए। बीरबल की अनुपस्थिति में इन विचारों पर कभी 2 ऐसी विपत्ति आ जाया रह करती थी। यदि बीरबल प्रस्तुत होता तब तो उनका पौ बारह था। बादशाह भी बीरबल के रहते ऐसी 2 बातें किसी दूसरे दरबारी से कभी न पूछता था। आज की सभा में बोर अकबर बीरबल न था, जिस कारण इनके ऊपर ऐसी आफत आई। कुछ देर सोच समझ लेने के बाद सर्वसम्मति मिलाकर एक वरी दरबारी बोला, पृथ्वीनाथ अधिकतर प्रिय लड़का होत। दरबारियों ने आपस की गोष्ठी से निश्चित किया था कि इस समय बादशाह लड़के को गोद में लिए हुए खिल रहा है, अतएव उसके प्रश्न का इशारा लड़के की तरफ ही है। बादशाह उस समय वृद्ध दरबारी का उत्तर स्वीकार कर लिया और सभा बर्खास्त हुई। बीरबल राजकीय कार्य से कहीं बाहर गया था, वह दूसरे ही दिन आ पहुंचा। बादशाह को तो पहले की था बंधी हुई थी। बीरबल को सभा में बैठते ही वही प्रश्न उसस भी किया। वह बोला, कहीं पर प्राणी को अपना जी सबसे अधिक प्यारा होता है, इसकी तुलना और किसी से नहीं की जा सकती, चाहे वह अपना कितना ही सगा संबंधी विशेष जानते हो। बादशाह ने बारी बारी से इसी प्रकार अनेकों प्रश्न किया, परंतु वह तो सोहबल्ले की तरह पहले से ही पढ़ाकर पक्का कर दिया गया था, उत्तर काहे को देता। अब बीरबल को उसे संभालने की बारी आई। वह पृथ्वीनाथ, आपके पूछने का इस आदमी ने यह अर्थ निकाला है कि न जाने बादशाह यह सब बातें पूछकर पीछे क्या करें, क्योंकि ऐसी कहावत उसे पहले ही से याद है, राजा योगी अग्नि जल, इनकी उल्टी रीति। डरते रहियो भाइयों, थोड़ी पारले प्रीति, पदार्थ मौन धारण कर लिया है। आपने सुना होगा, चुप्पा सबसे भला। बादशाह को बारबल की शिक्षा से आनंद प्राप्त हुआ और अहीर को घर जाने की छुट्टी मिल गई। सवा अंश एक दिन बादशाह दरबार के कामों से निपटकर संध्या समय आरामबाग में बीरबल से मनोरंजन की बातें कर रहा था। इसी बीच उसने भुलावा देकर पूछा, बीरबल, तुम अनेकों बार अपनी स्त्री के हाथ से हाथ मिलाया होगा, क्या बतला सकते हो उसके हाथ में कितनी चूड़ियाँ है। बीरबल ने उत्तर दिया, गरीब परवर, इधर बहुत दिनों से मुझे अपनी बीबी के हाथ से हाथ मिलाने का सुअवसर नहीं मिला, फिर भी मैं विश्वास के साथ कहने को तैयार हूं कि आप जिस दारी पर अपना हाथ नित्य फेरते और उसे देखा करते। अकबर बीरबल विनोद उसके 7वें हिस्से के बराबर मेरी स्त्री के हाथ में चूड़ियाँ है। यदि आपको विश्वास न हो तो उन्हें गिनकर अपनी शंका समाधान कर ले। अधिकतर प्रिय क्या है। एक दिन बादशाह अपने दरबार में बैठा था और 2 वर्षीय शाहजादा सलीम उसकी गोद में सानंद खेल रहा था। उसकी बालचपलता देखकर बादशाह आनंदमग्न हो गए और आनन फानन उसके मन में यह प्रश्न उपस्थित हो, जीवधारी को अधिकतर प्रिय क्या है। बादशाह को चू देखकर सलीम उसका ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट करने के अकबर बीरबल विनो 88 ढूंढ ला जो सब सयानों का सरताज हो। बीरबल किसी बात से भला कब हताश होने वाला था, उसने झट उत्तर दे दिया, पृथ्वीनाथ,
शीघ्रातिशीघ्र ढूंढ कर हाजिर करूँगा, परंतु इस काम में 10,000 रुपयों की आवश्यकता है। बादशाह की आज्ञा से बीरबल को तत्काल 10,000 रुपयों की थैली दी गई। बीरबल रुपयों को लेकर अपने घर चला गया। थैली घर पर रख आप 100 सयाने का एक सयाना की फिराक में शहर की गलियों को छानने लगा। मशल मशहूर है, जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पैठ, दैवात उसे एक अहीर मिला। उसको देहाती चतुर देख बीरबल ने उसे अपने पास बुलाकर उसके कान में समझाया, देखो यदि तुम मेरे कहने के अनुसार करोगे तो मैं तुझे 100 रुपया इनाम दूंगा। ग्वाला भला काहे को इनकार करता, बेचारे ने इकट्ठी 100 रुपयों की गुल्ली आजन्म में नहीं देती थी। उसको अपने अनुकूल समझकर बीरबल बोला, देखो मेरे साथ, तुम्हें बादशाह के पास चलना होगा। यदि बादशाह तुमसे कुछ पूछें तो एकदम चुप रह जाना। वह बोला, बहुत अच्छा, ऐसा ही करूँगा। बीरबल उस अहीर को अच्छे वस्त्रों से सुसज्जित कर शाही दरबार में ले गया और बादशाह के समक्ष खड़ा कर बोला, पृथ्वीनाथ, आपकी आज्ञानुसार सथाना मनुष्य हाजिर है, उसकी परीक्षा कर लें। बादशाह उसे और समीप खड़ा कराकर यो प्रश्न करना प्रारंभ किया, तुम कहाँ रहते हो? तुम्हारे माता पिता तुमको किस नाम से पुकारते हैं? कौन सी अधिकतर प्रिय क्या है? एक दिन बादशाह अपने दरबार में बैठा था और 10 वर्षीय शाहजादा सलीम उसकी गोद में सानंद खेल रहा था। उसकी बालचपलता देखकर बादशाह आनंदमग्न हो गया और आनन फानन उसके मन में यह प्रश्न उपस्थित हुआ, जीवधारी को अधिकतर प्रिय क्या है? बादशाह को चुप देखकर सलीम उसका ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट करने के अभिप्राय से तुतला कर कुछ बोला। उसकी तोतरी बातों ने बादशाह के आनंद को और भी बढ़ा दिया। आनंदवश वह अपने मनोगत भारियों को दबा न सका और तत्क्षण समस्त दरबारियों की तरफ लक्ष्य करके पूछा, इस पृथ्वी पर प्राणियों को अधिकतर प्रिय क्या है? दरबारी सोच में पड़ गए। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ। अंत में आपस में गोष्ठी करने लगे, परंतु फिर भी किसी सिद्धांत पर अटल नहीं हुए। बीरबल की अनुपस्थिति में इन विचारों पर कभी दो ऐसी विपत्ति आ जाया रह करती थी। यदि बीरबल प्रस्तुत होता तब तो उनका पौ बारह था। बादशाह भी बीरबल के रहते ऐसी दो बातें किसी दूसरे दरबारी से कभी न पूछता था। आज की सभा में बोर्बधिकतर प्रिय क्या है? एक दिन बादशाह अपने दरबार में बैठा था और 2 वर्षीय शाहजादा सलीम उसकी गोद में सानंद खेल रहा था। उसकी बालचपलता देखकर बादशाह आनंदमग्न हो गया और आनन फानन उसके मन में यह प्रश्न उपस्थित हुआ, जीवधारी को अधिकतर प्रिय क्या है? बादशाह को चुप देखकर सलीम उसका ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट करने के अभिप्राय से तुतला कर कुछ बोला। उसकी तोतरी बातों ने बादशाह के आनंद को और भी बढ़ा दिया। आनंदवश वह अपने मनोगत भारियों को दबा न सका और तत्क्षण समस्त दरबारियों की तरफ लक्ष्य करके पूछा, इस पृथ्वी पर प्राणियों को अधिकतर प्रिय क्या है? दरबारी सोच में पड़ गए। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ। अंत में आपस में गोष्ठी करने लगे, परंतु फिर भी किसी सिद्धांत पर अटल नहीं हुए। बीरबल की अनुपस्थिति में इन विचारों पर कभी दो ऐसी विपत्ति आ जाया रह करती थी। यदि बीरबल प्रस्तुत होता तब तो उनका पौ बारह था। बादशाह भी बीरबल के रहते ऐसी दो बातें किसी दूसरे दरबारी से कभी न पूछता था। आज की सभा में बोरब बादशाह के पास जा पहुंचा और उसे अदब से सलाम कर उसके समीप आप भी बैठ गया। बादशाह फारस ने पहले उसकी बड़ी आवभगत की पश्चात उससे पूछा, बीरबल, तुमको कैसे मालूम हुआ कि मैं ही फारस का बादशाह हूँ? बीरबल ने उत्तर दिया, गरीब परवर, आपका दृष्टि कौन सब पर था और सबका ध्यान आप पर था। इससे मैंने आपको बिना परिश्रम ही आसानी से पहचान ली। ढूंढला जो सब सयानों का सरताज हो। बीरबल किस बात से भला कब हताश होने वाला था? उसने झट उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, शीघ्रातिशीघ्र ढूंढ कर हाजिर करूँगा, परंतु इस काम में 10,000 रुपयों की आवश्यकता है। बादशाह की आज्ञा से बीरबल को तत्काल 10,000 रुपयों की थैली दी गई। बीरबल रुपयों को लेकर अपने घर चला गया। थैली घर पर रख आप 100 सयाने का एक सयाना की फिराक में शहर की गलियों को छानने लगा। मशल मशहूर जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पैठ, दैवात उस
एक अहीर मिला। उसको देहाती चतुर देख बीरबल ने उसे अपने पास बुलाकर उसक सच्चे झूठे का भेद। बादशाह और बीरबल में सिद्धांत निरूपण हो रहा था। इसी के अंतर्गत बादशाह ने बीरबल से सच्चे और झूठे का भेद पूछा। बीरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, इन दोनों के मध्य उतना ही भेद है जितना कि आँख और कानों में है। बादशाह की समझ वहां तक न पहुंच सकी। इस वास्ते बीरबल से फिर पूछा, क्यों, ऐसा काहे को होता है? बीरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, सुनिए, जो बात आंखों देखी रहती है वह तो सच्ची और जो कान से सुनी जाती है वह झूठी। बादशाह बीरबल के युक्तिसन और तर्कपूर्ण उत्तर से संतुष्ट हो गए। चुप्पा सबसे भला। एक दिन बादशाह को एक नई तरंग सुनाई। उस बीरबल को तुरंत आज्ञा दी, बीरबल, एक ऐसा मनुष्य छे। अकबर बीरबल विनो, खूब सोच समझ कर उत्तर दो, दोनों बातों में किसे मंजूर करते हो और किसे नामंजूर? मारवाड़ी गर्दन नीची करके बोला, दीवान जी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बीरबल ने कहा, जो तू अब कुछ भी नहीं लेना चाहता तो तुझे पहले की राजाज्ञा न मानने के अपराध में 7 लाख रुपए दंड देने पड़ेंगे, और दूसरा अपराध यह है कि तूने दीनदयाल को कष्ट पहुंचाने की नीयत से उसके शरीर का मांस काट लेने की शर्त कराई थी। इस कारण 4 साल की सजा और भुगतनी पड़ेगी। मारवाड़ी का होश ठिकाने न रहा। राजदूत बीरबल की आज्ञा से उसे पकड़ लिए और वह उसी क्षण जेलखाने में बंद कर दिया गया। मारवाड़ी के घर वालों से 7 लाख रुपए वसूल किए गए। बीरबल के इस न्याय को सुनकर बादशाह बहुत प्रसन्न हुआ और बीरबल के बुद्धि की प्रशंसा की। चूंकि दीनदयाल नेकनियति कर पहले ही उसके पास रुपए भेज दिए था, इसलिए उसकी दुकान की प्रतिष्ठा रखने के लिए बादशाह ने उसको पारितोषिक देकर विदा किया। जो रुपए मारवाड़ी से दंड में लिए गए थे वह बीरबल को मिले। न स्त्रो है न पुरु। एक दिन बादशाह और उसके खोजे से आपस में को बातें हो रही थीं। इसी बीच बीरबल की बात आई। तब अकबर बीरबल विनो 66 का न्यायाधीश बनाया गया। वह बादशाह की आज्ञा स्वीकार करते हुए बोला, पृथ्वीनाथ, मैं यथाशीघ्र इसका न्याय करने का प्रयत्न करूंगा। वह मारवाड़ी को एक छोर बैठाकर दीनदयाल को बुलाने के लिए एक कर्मचारी को भेजा। जब आया तो उसे मारवाड़ी के सामने खड़ा कराकर बीरबल ने पूछा, क्या तुम्हें अपना रुपया लेना मंजूर नहीं है? मारवाड़ी रुपया लेना नहीं चाहता था, इससे साफ इनकार कर दिया। तब बीरबल ने कहा, मुझे काजी का फैसला शर्तनामे के बमूजिब स्वीकार है। आथा मारवाड़ी को हुक्म देता हूँ कि सौदागर के शरीर से एक सेर मांस का टुकड़ा अपने हाथ से निकाल ले, परंतु ध्यान रहे, अगर टुकड़ा जरा भी छोटा बड़ा हुआ कि वह सकुटुम्ब जान से मारा जावेगा। घर बार तथा उसका सारा कोष उसी अपराध के कारण जब्त कर लिया जाएगा। इस विज्ञप्ति से मारवाड़ी दहल गया और उससे कुछ उत्तर देते न बना। बीरबल उसे चुप देखकर जवाब के लिए बार बार उत्तेजित करने लगा। तब वह बोला, दीवान जी, मुझे मांस लेने की ख्वाहिश नहीं है, मैं केवल 5 लाख रुपए लेकर अपने मामले को उठा लेना चाहता हूँ, सूद भी छोड़े देता हूँ। बीरबल ने कहा, यह हरगिज नहीं हो सकता, तुम्हें मांस का टुकड़ा ही लेना पड़ेगा, क्योंकि पहले तू साहूकार से रुपए लेना नामंजूर कर चुका है। यदि तू शर्तनामे के अनुसार मांस न लेगा तो राजाज्ञा भंग करने के अपराध में तुझे 7 लाख रुपए जुर्माने लगेंगे। इस बारनवीन घटना थी। सुनकर बादशाह दंग हो गया। वह इस सौदागर को भलीभांति जानता था। वह दिल्लो नगर का बहुत प्राचीन व्यापारी था। उसने अनेक अवसरों पर अपना तन धन लगाकर सरकारी सहायता की थी, जिस कारण बादशाह को उसकी दशा पर बड़ी तरस आई और उसकी रक्षा का भार स्वयं अपने सिर लिया। तत्क्षण साहूकार को घर जाने की आज्ञा देकर आप दीवानखाने में पहुंचे। बीरबल स्वागत के लिए अपने आसन से उठ खड़ा हुआ और बादशाह उसकी बगल में एक कुर्सी पर जा बैठे। दोनों में अंतरंग गोष्ठी होने लगी। बादशाह बीरबल को दीनदयाल का सारा कच्चा चिट्ठा सुनाकर बोला, बीरबल, इस साहूकार का न्याय ऐसो युक्ति से करो भी नहीं जिसमें उसकी जान बचे और बीरबल भी नहीं। बादशाह अकबर ने बीरबल बड़ा चिंतित हो रहा। अकबर अनेक बार बीरबल से अजीब फरमाइशें किया करने की कोई बात नहीं है। एक दिन बादशाह ने बीरबल को एक विचित्र आदेश दिया,
बीरबल मुझे शहर के 10 सभा में पहुंचे। इधर बीरबल इस काम के लिए मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूँ। एकाएक उसका चेहरा ने बादशाह को सिर झुकाया और अपने कार्य में यह तो कोई बड़ी बात नहीं। उधर केशवदास मारवाड़ी को भी जल्दी ही मैं आपकी मुलाकात तो दीनदयाल के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ था। इसके बाद बीरबल मुंह की खोज में निकल बादशाह की अदालत में दावा घोड़े पर बैठकर चले जा रहे थे कि अदालत दीनदयाल से दृश्य शरीर का एक सिर व्यक्ति अपने घोड़े पर बैठा हुआ जा रहा था। 79 के पास लकड़ियों का एक गट्ठर था। 64 पहले भी एक बार नौकर के हाथ रुपया के दरबार में 9 प्रसिद्ध विद्वान थे, परंतु यह रुपया लेने से इनकार कर मेरे से एक मेरमास मांगता है। वे गजब के हाजिर सरकार इस पर भलोभांति कारण अकबर उन्हें सबसे ज्यादा चाहते थे। साहूकार और दीनदयाल के अंतर्गत तय पाई बीरबल की प्रसिद्धि से परेशान रहते थे। इसका न्याय अब हमारे बूते का नहीं है। बीरबल को अपने रास्ते से हटाना ही कर रहा है। एक बार मैं हुक्म देता हूँ कि यह मारवाड़ी लेने का षड्यंत्र शरीर का एक सिर काम के लिए वे बादशाह के नाई के पास गए। दीनदयाल ने नाई से कहा, हवास भी हज्जाम साहब, बड़ा चिंतित की मदद की आवश्यकता है। समय कर काजी से हमारी थोड़ी मदद इस मामले को शाहनशाह दिल्ली नगर में एक बड़े प्रतिष्ठित और विद्वान पंडित आर्डर को तब तक के लिए श्रेष्ठ आचरण के कारण दरबार में उनका बड़ा मान सम्मान था। काजी को लाचार होकर बिना समझे किसी काम में हाथ नहीं डालते। उस मारवाड़ी को 1 महीने की मुद्दत देकर काजी ने अपना तरह पालन करते थे। दीनदयाल मित्र ही दिन बादशाह से अदालत में समय से पेस्तर एक दिन जब पंडित और बादशाह को अदब भोजन करने बैठे तो परोसकर रखे गए खाने लगाकर बैठ निकला। उस समय बादशाह अपनी पत्नी से प्रबंध कर रहे थे। जब तो मैं तुम्हारी हो गया तो उनके कारण तुम्हें क्षमा करता पड़ी, किंतु चेहरा में उतरा हुआ देखकर बादशाह ने भोजन में उदासी का कारण पूछा। शेख दीनदयाल अपने और मारवाड़ी के बीच जो कहानी मामला चल रहा था सबसे बड़ा मन कहकर समझाया। एक बार अकबर बिस्तर पर परे पानी मांगे जा रहे थे। नवीन घटना आसपास कोई खास बादशाह दंग हो गया। महल सौदागर को भली भांति करने वाले निम्न दर्जे के दिल्ली नगर नौकर ने हिम्मत कर बादशाह को पानी का गिलास अनेक अवसरों पर अकबर उसे धन लगाकर सरकारी सहायता की थी, जिस कारण बादशाह इतनी लगी दशा पर बड़ी रोक नहीं पाए और पानी का भार स्वयं तभी वहां अकबर के खास साहूकार को घर जाने की आज्ञा देकर उस कचरा साफ करने वाले नौकर को कमरे से बाहर के लिए अपने आसन से सभी अकबर की चापलूसी करने लगे। बगल में एक कुर्सी पर अकबर का पेट दोनों में अंतरंग गोष्ठी को बुलाया गया। बादशाह बीरबल को दीनदयाल का सारा खर्चा चिट्ठा सुन। अब राजवैद्य आए। बीरबल उनके साथ राज्य ज्योतिष का न्याय ऐसो उन्होंने कहा कि शायद आप पर किसी समझ कर उत्तर का साया पड़ा है। दोनों बातों में किसे मंजूर तबीयत खराब हुई है नामंजूर, और वह मारवाड़ी गर्दन मेरी यह हालत देख कर मजा आ रहा है। मुझे कुछ तो बीरबल ने कहा कि नहीं महाराज, एक बात जो तू अब कुछ भी नहीं लेना चाहता तो तुझे बड़ा की राजाज्ञा न मानने के अपराध में 7 लाख रुपए दंड देने पड़ेंगे। इस नौकर को सजा से अपराध दे देंगे कि तूने दीनदयाल को बीरबल की यह शर्त मान ली उसके शरीर का मांस पूछा कि बताओ उस नौकर से बड़ा मनहूस इस कारण 4 साल की सजा बीरबल बोले पड़ेगी। उस मारवाड़ी से बड़े मनहूस तो आप खुद है। राजदूत उस नौकर के आज्ञा से पानी पीने से और तबीयत खराब हुई, जेल खाने में बंद कर दिया गया। मारवाड़ी के घर वालों से 7 लाख तो आपकी प्यास बुझाने आया था। बीरबल के इस न्याय को सुनकर बादशाह बहुत प्रसन्न हुआ और बीरबल के बुद्धि की तो जान पर बन आई है। चूंकि दीनदयाल ने तो मौत की सजा मिल गई, पास रुपए तो भेज दिए उससे बड़े मनहूस तो उसकी दुकान की प्रतिष्ठा रखने के लिए मौत की सजा मत पारितोषिक देकर, क्योंकि हम सब आप जो रुपए मारवाड़ी से दंड में लिए गए। बीरबल की यह चतुराई भरी बात सुनकर अकबर बिस्तर पर पड़े बादशाह और के खोजे से उसी वक्त उस गरीब नौकर को छोड़ देने के आदेश दिए। बीरबल की बात और उसे इनाम भी दिया। अकबर और मनहूसियत का अंधविश्वास का न्याय देने वाले राज्य ज्योतिष को उसी वक्त घोड़े के तबेले में करते हुए बोलाम में लगा दिया गया। मैं यथाशीघ्र इसका न्याय करने का प्रयत्न करूंगा। का साला हमेशा वह मारवाड़ी को एक जगह लेना चाहकर दीनदयाल को बुलाने जानते थे कि बीरबल की जगह ले सके। ऐसा जब आया तो उसे मारवाड़ी के सामने खड़ा कराकर बीरबल ने जोरू के भाई को क्या तुम्हें अपना रुपया लेना मंजूर नहीं बोल सकते थे? मारवाड़ी रुपया लेना नहीं, लाडली बेगम से बेरुखी मोल नहीं लेना चाहते। तब बीरबल ने कहा इसीलिए मुझे काजी का फैसला शर्तनामे के कोयले से भरी बोरी दे दी और मारवाड़ी को हुक्म
काम बीरबल के शरीर से एक सिर मांस का टुकड़ा और फिर बोले कि सेठ दमरीलाल जैसे मक्कार और लालची सेठ को यह जरा भी छोटा बड़ा हुआ कि कोयले का एक टुकड़ा ही 10,000 रुपए में बेच घर बार तथा उसका सारा कोष उसी तुरंत वहां से रवाना हो कर लिया जाएगा। सबसे पहले उसने एक से मारवाड़ी देहल गया और मखमली कुर्ता देते न बना, हीरे मोती वाली मालाएं गले में जवाब के लिए बार-बार पहनी और कोयले को बारीक सुरमे जैसा पिसवा लिया। दीवान जी, फिर उसने मुझे कोयले को एक सुरमे की छोटी चमकदार डिब्बी में 5 लाख रुपए लेकर अपने मामले को बीरबल ने अपना भेष बदल लिया और छोड़े मेहमान घर में रुक कर इश्तिहार दे दिया कि बगदाद से बड़े शेख आए हैं, तुम्हें मांस का जो करिश्माई सुरमा बेचते हैं, क्योंकि पहले तुम जिसे आंखों में लगाने से मरे हुए पूर्वज दिख जाते हैं, यदि तू शर्तनामे के अनुसार मांस को लेगा तो राजाज्ञा भंग करने के अपराध में तुझे 7 लाख रुपए जुर्माने शहर में आग की तरह बारनवीन घटना थी। सेठ दमरीलाल सुनकर बादशाह दंग हो गया। उसने सोचा सौदागर को भली भांति कहीं न कहीं धन दिल्लो नगर का बहुत उसने तुरंत शेख बने बीरबल से संपर्क किया और सुरमे की धन लगाकर सरकारी सहायता की थी, जिस कारण बादशाह 20,000 रुपए मांगे और मोलभाव करते करते 10,000 में बात स्वयं अपने सिर लिया। पर सेठ भी होशियार साहूकार को घर जाने में आज्ञा देकर सुरमा लगाऊंगा और अगर मुझे मेरे पूर्वज नहीं दिखे तो मैं अपने आसन से उठ खड़ा हुआ और बादशाह उसके बगल में ऐसा कुर्सी पर जा बैठे। चलिए शहर के चौराहे पर चलिए और होने लगी, इसे जांच लीजिए। बादशाह बीरबल सुरमे का चमत्कार देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। तब बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, ये सेठ अभी ये चमत्कारी सुरमा लगाएंगे और अगर ये उन्हीं की औलाद है जिन्हें ये अपना माँ बाप समझते हैं तो इन्हें इनके पूर्वज दिखाई देंगे और गड़े धन के बारे में बताएंगे। लेकिन अगर आपके माँ बाप में से किसी ने भी बेईमानी की होगी और आप उनकी असल औलाद नहीं होंगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। और ऐसा कहते ही बीरबल ने सेठ की आंखों में सुरमा लगा दिया। फिर क्या था? सिर खुजाते हुए सेठ ने आंखें खोली। अब दिखना तो कुछ था नहीं, पर सेठ करे भी तो क्या करे। अपनी इज्जत बचाने के लिए सेठ ने 10,000 बीरबल के हाथ थमा दिए और मुंह फुलाते हुए आगे बढ़ गए। बीरबल फौरन अकबर के पास पहुंचे और रुपए थमाते हुए सारी कहानी सुना दी। अकबर का साला बिना कुछ कहे अपने घर लौट गया और अकबर बीरबल एक दूसरे को देखकर मंद मुस्काने लगे। इस किस्से के बाद फिर कभी अकबर के साले ने बीरबल का स्थान नहीं मान। इन मज़ेदार कहानियों को भी जरूर पढ़े। तीसरी बकरी, तेनालीराम की 3 चतुराई भरी कहानियाँ, मुल्ला नसरुद्दीन के मज़ेदार किस्से, विक्रम बेताल की रहस्यमयी कहानियाँ, बाज और किसान, गमंडी कौवा, कछुआ और खरगोश वो कहानी जो आपने नहीं सुनी। और भी मज़ेदार कहानियाँ पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें। अकबर बीरबल की कहानियाँ आपको सुनना चाहता हूँ। बीरबल, दूसरे आप जहांपनार, जो आपने मुझे मूर्ख व्यक्तियों को लाने के लिए कहा। बीरबल की बातें सुनकर अकबर उसकी प्रशंसा करने लगते हैं और कहते हैं कि बीरबल के पास हर सवाल का जवाब होता है। कहानी से सी दिमाग और चतुराई से हर मुश्किल काम आसान हो सकता है, लेकिन ऐसे कामों में अपना कीमती समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए जिसका कोई मतलब न हो। घूमते रहे और अपने पीछे रेरों किस्सों का तजाना छोड़ गए। आइए पढ़ते हैं उनमें से चंद किस्से। कुछ नहीं की अदायगी। जब मुल्ला नसीरुद्दीन ने 2 लोगों के झगड़े को सुलझाते हुए बतलाई घड़े से कुछ नहीं निकालने की तरतीब। मुल्ला नसीरुद्दीन के घर के सामने 2 लोग आपस में झगड़ रहे थे। उनमें से एक चीख कर कह रहा था, यहाँ से तुम तब ही जा सकोगे जब मुझे मेरे मेहनताने के रूप में कुछ नहीं दे दोगे। दूसरा आदमी, जिसके सिर पर लकड़ियों का गट्ठर था, बार बार उसकी मिन्नत कर रहा था, बाबू साहब, कुछ नहीं तो कुछ नहीं ही होता है। यह कोई चीज़ तो है नहीं जिसका आदान प्रदान हो सके। मगर वह आदमी अड़ा था, मुझे कुछ नहीं चाहिए तो चाहिए। मुल्ला नसीरुद्दीन काफी देर से उन दोनों की यह दिलचस्प लड़ाई देख रहा था। वह टहलता हुआ उन दोनों के पास आ गया और उनसे पूछा, क्यों झगड़ रहे हो भाई? जिसके सिर पर लकड़ियों का गट्ठर था, उसने रुआंसे स्वर में कहा, हुजूर, इनसे मैंने सिर पर लकड़ियों का गट्ठर उठाकर रखने में मदद ली है।
जब ये गट्ठर उठा रहे थे तब मुझसे पूछा था, तुम इस सहायता के एवज में मुझे क्या दोगे? मैंने इनसे साफ कहा, कुछ नहीं, क्योंकि इन्हें देने के लिए इस वक्त मेरे पास कुछ नहीं है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने दूसरे व्यक्ति की ओर देखा, मानो पूछ रहा हो कि बोलो, तुम्हें कुछ कहना है। दूसरे व्यक्ति ने मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा, हुजूर, मैंने कुछ नहीं पाने के लोभ में इस व्यक्ति का गट्ठर उठाया और यह व्यक्ति बिना कुछ नहीं दिए ही यहाँ से जाना चाहता है। मैं तो बिना कुछ नहीं लिए इसे यहाँ से जाने ही नहीं दूंगा। मुल्ला नसीरुद्दीन की समझ में सारी बात आ गई। उसने कहा, अच्छा, अब दोनों झगड़ना बंद करो। मैं इसके बदले में तुम्हें कुछ नहीं देता हूँ। फिर उसने अपने घर के दरवाजे के पास पड़ा एक खाली घड़ा उस कुछ नहीं मांगने वाले व्यक्ति को दिखाया और बोला, जाओ, उस घड़े को वहां से उठाकर लाओ। वह व्यक्ति घड़ा उठाकर ले आया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने उस व्यक्ति से कहा, देखो, उस घड़े में क्या है? सेवक तोते को लेकर चला गया और बड़े उत्साह से उसकी देखभाल करने लगा। उसे कहीं ना कहीं यह डर सता रहा था कि अगर कहीं बादशाह का तोता मरा तो उसकी जान पर बन आएगी। और फिर एक दिन ऐसा ही हुआ। तोता अचानक मर गया। अब सेवक के हाथ पाँव फूलने लगे। उसे बादशाह अकबर की कही बात याद थी। वह तुरंत दौड़कर बीरबल के पास गया और पूरी बात बताई। बीरबल ने उस सेवक को पानी पिलाया और कहा, चिंता मत करो, मैं बादशाह से बात करूंगा। तुम बस इस समय उस तोते से दूर हो जाओ। इतना बोलकर बीरबल ने बात अधूरी छोड़ दी। अकबर बादशाह तुरंत सिंहासन से खड़े हुए और बोले, क्या हुआ? तोता मर गया। बीरबल बोले, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आपका तोता ना मुंह खोलता है, ना खाता है, ना पीता है, ना हिलता है, ना डुलता है, ना चलता है, ना फुदकता है। उसकी आंखें बंद है और वह अपने पिंजरे में लेटा पड़ा है। आप आइए और जरा उसे देखिए। अकबर और बीरबल फौरन तोते के पास गए। अरे बीरबल, तोता मर चुका है, ये बात तुम मुझे वहीं पर नहीं बता सकते थे? अकबर क्रोधित होते हुए बोले, उस तोते का रखवाला कहाँ है? मैं उसे अभी अपनी तलवार से सजाए मौत दूंगा। तब बीरबल बोले, जी मैं अभी उस रखवाले को हाजिर करता हूँ, लेकिन ये तो बताइए कि आपको मृत्यु देने के लिए मैं किसे बुलाऊं? क्या मतलब है तुम्हारा? अकबर जोर से चीखे, जी, आप ही ने तो कहा था कि जो कोई भी बोलेगा कि तोता मर चुका है, उसे भी मौत की सजा दी जाएगी, और अभी कुछ देर पहले आप ही के मुख से ये बात निकली थी। अब अकबर को अपनी गलती का एहसास हो गया। बीरबल बोले कि हुजूर, अब शराब के नशे में निडर होकर यह जो बोल रहा है, यह शेर की भाषा है। अब फिर से बीरबल ने उस आदमी का मुंह पकड़कर एक और बोतल उसके गले से उतार दी। इस बार वह आदमी लड़खड़ाते गिरते पड़ते हुए जमीन पर लेट गया और हाथ पाँव हवा में भांजते हुए मुंह से उलझुल आवाजें निकालने लगा। अब बीरबल बोले कि हुजूर, अब यह जो बोल रहा है वह गधे की भाषा है। अकबर एक बार फिर बीरबल की हाजिर जवाबी से प्रसन्न हुए और यह मनोरंजक उदाहरण पेश करने के लिए उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। पढ़ें, तेनालीराम की चुनिंदा कहानियाँ। कहानी 3 रुपए 3 चीजें। एक मंत्री की उदास शक्ल देख बादशाह अकबर ने उसकी उदासी का कारण पूछा। तब मंत्री बोले कि आप सारे महत्वपूर्ण कार्य बीरबल को सौंपकर उसे महत्ता देते हैं, जिस कारण हमें अपनी प्रतिभा साबित करने का मौका ही नहीं मिलता है। इस बात को सुनकर अकबर ने उस मंत्री को 3 रुपए दिए और कहा कि आप बाजार जाकर इन 3 रुपयों को 3 चीजों पर बराबर बराबर खर्च करें, यानी हर एक चीज पर 1 रुपए। लेकिन शर्त यह है कि पहली चीज यहाँ की होनी चाहिए, दूसरी चीज वहाँ की होनी चाहिए, और तीसरी चीज ना यहाँ की होनी चाहिए और ना वहाँ की होनी चाहिए। दरबारी मंत्री अकबर से 3 रुपए लेकर बाजार निकल पड़ा। उसकी समय में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। वह एक दुकान से दूसरे दुकान चक्कर लगाने लगा, लेकिन उसे ऐसा कोई नहीं मिला जो इस शर्त के मुताबिक 1-1 रुपए वाली 3 चीजें दे सके। वह थक हार कर वापस अकबर के पास लौट आया।
अब बादशाह अकबर ने यही कार्य बीरबल को दिया। बीरबल 1 घंटे में अकबर बादशाह की चुनौती पार लगाकर 3 वस्तुएं लेकर लौट आया। अब बीरबल ने उन वस्तुओं का वृत्तांत कुछ इस प्रकार सुनाया। पहला, 1 रुपया मैंने मिठाई पर खर्च कर दिया जो यहाँ इस दुनिया की चीज़ है। दूसरा रुपया मैंने एक गरीब फकीर को दान किया जिससे मुझे पुण्य मिला जो वहाँ यानी जन्नत की चीज़ है। और तीसरे रुपये से मैंने जुआ खेला और हार गया। इस तरह जुए में हारा रुपया वो तीसरी चीज़ थी जो ना यहाँ मेरे काम आई न वहाँ जन्नत में मुझे नसीब होगी। बीरबल की चतुराईपूर्ण बात सुनकर राजा के साथ साथ दरबारी भी मुस्कुरा पड़े और सभी ने उनकी बुद्धि का लोहा मान लिया। परे शेख चिल्ली के 5 मज़ेदार किस्से। कहानी 4। सबसे बड़ा मनहूस कौन। एक बार अकबर बिस्तर पर परेपरे पानी मांगे जा रहे थे। आसपास कोई खास निजी सेवक था नहीं, सो महल का कूड़ा कचरा साफ करने वाले निम्न दर्जे के मामूली नौकर ने हिम्मत करके बादशाह को पानी का गिलास दिया। अकबर उसे अपने कमरे में देखकर चौंक गए, लेकिन प्यास इतनी लगी थी कि वे खुद को रोक नहीं पाए और पानी ले लिया। तभी वहां अकबर के खास सेवक आ पहुंचे। उन्होंने फौरन उस कचरा साफ करने वाले नौकर को कमरे से बाहर कर दिया और सभी अकबर की चापलूसी करने लगे। दोपहर हुई तो अकबर का पेट खराब हो गया। हकीम को बुलाया गया, पर फिर भी अकबर की हालत में सुधार नहीं हुआ। अब राजवैद्य आए, उनके साथ राज्य ज्योतिष भी थे। उन्होंने कहा कि शायद आप पर किसी मनहूस व्यक्ति का साया पड़ा है, इसीलिए आपकी तबीयत खराब हुई है। और वह बोले कि तुम्हें मेरी यह हालत देखकर मजा आ रहा है। तो बीरबल ने कहा कि नहीं नहीं महाराज, एक बात पूछनी थी। अगर मैं उस नौकर से बड़ा मनहूस आपको ढूंढ कर दूं तो आप क्या करेंगे? क्या आप इस नौकर को सजा से मुक्ति दे देंगे? अकबर ने तुरंत बीरबल की यह शर्त मान ली और पूछा कि बताओ उस नौकर से बड़ा मनहूस कौन है? अब बीरबल बोले, उस नौकर से बड़े मनहूस तो आप खुद हैं। उस नौकर के हाथ पानी पीने से आपकी तबीयत खराब हुई, आप बिस्तर पर आ गए, लेकिन उसका तो सोचिए, वह तो आपकी प्यास बुझाने आया था, आपकी खिदमत कर रहा था। सुबह सुबह आपकी शक्ल देखने से उसकी तो जान पर बन आई है, उसे तो मौत की सजा मिल गई, तो इसलिए उससे बड़े मनहूस तो आप हुए। अब आप खुद को मौत की सजा मत दीजिएगा, चूंकि हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। बीरबल की यह चतुराई भरी बात सुनकर अकबर बिस्तर पर परेपरे हंसने लगे। उन्होंने उसी वक्त उस गरीब नौकर को छोड़ देने के आदेश दिए और उसे इनाम भी दिया, और मनहूसियत का अंधविश्वासी सुझाव देने वाले राज्य ज्योतिष को उसी वक्त घोड़े के तबेले में मुनीमगिरी के काम में लगा दिया गया। कहानी 5। अकबर का साला। अकबर का साला हमेशा से ही बीरबल की जगह लेना चाहता था। अकबर जानते थे कि बीरबल की जगह ले सके ऐसा बुद्धिमान इस संसार में कोई नहीं है, फिर भी जोरू के भाई को वह सीधी ना नहीं बोल सकते थे। ऐसा करके वह अपनी लाडली बेगम की बेरुथी मोल नहीं लेना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपने साले साहब को एक कोयले से भरी बोरी दे दी और कहा कि अब अकबर ने वही काम बीरबल को करने को कहा। बीरबल कुछ सोचे और फिर बोले कि सेठ दमरीलाल जैसे मक्कार और लालची सेठ को यह कोयले की बोरी क्या मैं सिर्फ कोयले का एक टुकड़ा ही 10,000 रुपये में बेच आऊंगा। यह बोलकर वह तुरंत वहां से रवाना हो गए। सबसे पहले उसने एक दर्जी के पास जाकर एक मखमली कुर्ता सिलवाया, हीरे मोती वाली मालाएं गले में डाली, महंगी जूती पहनी और कोयले को बारीक सुरमे जैसा पिसवा लिया। फिर उसने पिसे कोयले को एक सुरमे की छोटी चमकदार डिब्बी में भर लिया। इसके बाद बीरबल ने अपना भेष बदल लिया और एक मेहमानघर में रुककर इश्तिहार दे दिया कि बगदाद से बड़े शेख आए हैं, जो करिश्माई सुरमा बेचते हैं, जिसे आंखों में लगाने से मरे हुए पूर्वज दिख जाते हैं, और यदि उन्होंने कहीं कोई धन गाड़ा है तो उसका पता बताते हैं। यह बात शहर में आग की तरह जली। सेठ दमरीलाल को भी ये बात पता चली। उसने सोचा जरूर उसके पूर्वजों ने कहीं न कहीं धन गाड़ा होगा। उसने तुरंत शेख बने बीरबल से संपर्क किया और सुरमे की डिब्बी खरीदने की पेशकश की। शेख ने डिब्बी के 20,000 रुपये मांगे और मोलभाव करते करते 10,000 में बात तय हुई।
पर सेठ भी होशियार था। उसने कहा, मैं अभी तुरंत ये सुरमा लगाऊंगा और अगर मुझे मेरे पूर्वज नहीं दिखे तो मैं पैसे वापस ले लूं। बीरबल बोला, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए शहर के चौराहे पर चलिए और वहां इसे जांच लीजिए। सुरमे का चमत्कार देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। तब